मैं डॉक्टर शुभा शर्मा गवर्नमेंट डीटी पीजी कॉलेज उतई में अर्थशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य कर रही हूं और आज का ये मेरा लेक्चर भूमि सुधार विषय पर आधारित है, जो कि बीए प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यूनिट 3 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस टॉपिक में हम लोग भूमि सुधार का अर्थ, इसके उद्देश्य, भूमि सुधार की आवश्यकता एवं महत्व के साथ ही साथ भारत में भूमि सुधार संबंधी नीति, इसकी धीमी प्रगति के कारण तथा सफलता के उपायों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको कृषि के बारे में बताया था कि कृषि की उत्पादकता हमारे देश में बहुत कम है और उसके लिए कई कारणों में से प्रमुख कारण ये जिम्मेदार है कि हमारे देश में जो भूमि की जोतों का आकार है वो बहुत छोटा है, मालिकाना हक नहीं है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि उन उपायों को किया जाए जिनसे कृषि की उत्पादकता को हमारे देश में बढ़ाया जा सके ताकि देश उन्नति कर ले। तो इसी के संदर्भ में भूमि सुधारों का हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि भूमि सुधार का क्या आशय है। तो देखिए, संकुचित अर्थों में भूमि सुधार से आशय उन सभी सुधारों से लिया जाता है जिनका संबंध भूमि स्वामित्व तथा भूमि जोत में होने वाले सुधारों से होता है। जबकि व्यापक अर्थों में अगर हम देखें तो भूमि सुधार शब्द का प्रयोग उन सभी सुधारों के लिए किया जाता है जिनसे भूमि के अधिकतम प्रयोग द्वारा कृषि की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। जैसे उदाहरण के लिए साख, विपणन, मध्यस्थों की समाप्ति, चकबंदी, भूदान आदि सभी कार्य भूमि सुधार में शामिल किए जाते हैं। और प्रोफेसर गुन्नार मेंडल ने कहा है इस संबंध में कि भूमि सुधारों का अर्थ व्यक्ति और भूमि के संबंध तथा संस्थागत परिवर्तनों से है। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि भूमि सुधार एक बहुत ही व्यापक शब्द है, अवधारणा है, जिसमें हम भूमि के उन सभी सुधारों को शामिल करते हैं जिनसे कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि भूमि सुधारों को अपनाने के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला बिंदु जो है वो है उत्पादन में वृद्धि। तो हम ये सभी जानते हैं कि भूमि सुधारों को अपनाने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि कृषि के उत्पादन में, उसकी उत्पादकता में वृद्धि की जाए ताकि कृषकों की दशा भी सुधरे और इससे देश के विकास के ऊपर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरे बिंदु को अगर आप लें तो इसमें हम देखते हैं कि कृषकों के भूमि संबंधी अधिकारों की भी इससे सुरक्षा प्राप्त होती है। मतलब कृषक जो हैं उनको अपनी भूमि पर मालिकाना हक मिलने से उनके अधिकारों को सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे कि उनको निश्चितता प्राप्त होती है और इससे भी कृषि का विकास होता है। अगले बिंदु को अगर हम लें तो जोत की सीमा का निर्धारण, इसके माध्यम से, भूमि सुधारों के माध्यम से जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाता है, जिससे कि जो कृषक वर्ग हैं उनको कृषि करने में एक प्रोत्साहन प्राप्त होता है, जिससे कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। साथ ही रोजगार को बढ़ाने में भी भूमि सुधारों की अहम भूमिका है, क्योंकि जो हमारे देश में, जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में कई प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है, तो उन बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी भूमि सुधार के अनुकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही देश के नियोजित विकास के लिए भी भूमि सुधारों का होना नितांत आवश्यक है। भूमि सुधारों के माध्यम से कृषक वर्ग और सरकार के बीच में डायरेक्ट संबंध जो है वो बनता है, जिससे वो कृषकों के हितों में, उनके हितों के संवर्धन में सहायता मिलती है। अंत में जो हम बिंदु देख रहे हैं वो है समानता और सामाजिक न्याय, क्योंकि जब अधिकतम जोत की सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है तो जिनके पास बहुत अधिक भूमि है उनसे जो भूमि प्राप्त होती है उनको, जो आपके खेतीहर मजदूर हैं या ऐसे कृषक जिनके के पास भूमिहीन है, जो उन्हें उसका पुनर्वितरण किया जाता है,
जिससे कि समाज में समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है। देश में कृषि के विकास और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए भी भूमि सुधारों की बहुत आवश्यकता है, साथ ही साथ इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम देखते हैं पहले बिंदु के आधार पर कि देश में, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। इसमें उत्पादन को, कृषि के उत्पादन और इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चकबंदी जैसे प्रयास जैसे किए जाते हैं, उनके माध्यम से कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत अधिक मदद मिलती है। इसी तरह से सामाजिक न्याय और समानता दिलाने में भी भूमि सुधारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ऐसे श्रमिक जिनके के पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन श्रमिक हैं, उन्हें अतिरिक्त भूमि लेकर उनका पुनर्वितरण किया जाता है, जिससे कि समाज में न्याय और समानता की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही साथ देश में नियोजित विकास की प्रक्रिया की सफलता के लिए भी भूमि सुधारों की बहुत अधिक आवश्यकता है और इनका महत्व है, क्योंकि कृषि हमारे देश का एक प्रमुख व्यवसाय है, रोजगार का माध्यम है। तो नियोजित विकास के लिए कृषि का विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह ये भी हम जानते हैं कि जो उद्योग है और कृषि दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों का विकास एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो कृषि और गैर कृषि उद्योगों के विकास के लिए भी भूमि सुधारों का किया जाना नितांत आवश्यक है। इस संबंध में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया में लिखा था कि वैज्ञानिक कृषि अथवा सहकारिता को हम कितना ही अपना लें, पूर्ण सफलता हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम भूमि व्यवस्था में सुधार नहीं कर लेते। इसी तरह से प्रोफेसर सैमुअल्सन का भी मत है कि सफल भूमि सुधार कार्यक्रमों ने अनेक देशों में मिट्टी को सोने में बदल दिया है। तो देखिए, इन कथनों से हमें और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि भूमि सुधार किसी भी देश के कृषि के विकास के लिए और नियोजित विकास के लिए कितना सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। भारत में भूमि सुधार संबंधी नीति के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांट देते हैं। एक तो है आपका स्वतंत्रता के पूर्व भूधारण प्रणालियां और दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधार नीति। तो इसमें देखिए, हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले जो भूधारण संबंधी नीति थी सरकार की, उसमें कृषि के विकास और कृषकों के कल्याण के संबंध में किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया गया था। उस समय केवल अधिक से अधिक लगान की वसूली करना ही मुख्य उद्देश्य था और इसी के तहत उस समय जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा प्रचलन में थी, जिसमें जमींदारों को काफी अधिकार प्रदान किया गया था और इसी का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने कृषकों का शोषण किया और इसके साथ ही साथ कृषि के विकास पर इस समय किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया गया। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम भूमि सुधार नीति के बारे में समझें तो हम सभी जानते हैं कि जब भारत को आजादी मिली तो उसके बाद भूधारण के संबंध में सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए गए ताकि देश में कृषि का विकास हो, इसके साथ ही साथ कृषकों के भी कल्याण में वृद्धि हो, उनके जीवन स्तर को भी सुधारा जा सके। और इसी के तहत पहला जो प्रयास है वो किया गया मध्यस्थों की समाप्ति, अर्थात जो जमींदार, जागीरदार जैसा जो वर्ग था, जिनके पास पहले बहुत अधिक अधिकार थे और उनके द्वारा कृषकों का कई तरह से शोषण किया जाता था, जिससे कि कृषि के विकास के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। तो सबसे पहले तो सरकार के द्वारा मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति की गई और जिसका काफी अच्छा प्रभाव, अनुकूल प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि कृषि की उत्पादकता में जहां वृद्धि हुई, इसके साथ ही साथ कृषकों के साथ सरकार का डायरेक्ट संबंध स्थापित हुआ, तो कृषकों की आय में भी वृद्धि हुई और मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति के कारण सरकार को भी जहां फायदा हुआ और वहीं कृषक वर्ग को भी फायदा हुआ। दूसरे बिंदु पर अगर हम आते हैं तो ये है काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। तो इसके अंतर्गत देखिए कई प्रयास किए गए, जैसे कि लगान का नियमन किया गया,
पहले जो भी उपज होती थी उसका एक बड़ा हिस्सा लगान के रूप में चुकाना जरूरी मतलब अनिवार्य किया गया था, जिसे कम किया गया। और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर छोटी जोत वाले कृषकों को लगान से मुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही साथ भूधारण सुरक्षा, तो कृषकों को भूधारण सुरक्षा प्रदान की गई, जिससे उनकी स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला। भूमि सुधार नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा कृषि का पुनर्गठन किया गया। इसके अंतर्गत चकबंदी जैसे प्रयास किए गए। चकबंदी का तात्पर्य ये है कि जो हमारे देश में जोतों का छोटा आकार है और उसके कारण जो कृषि और कृषि की उत्पादकता प्रभावित होती है, कृषि की न्यून उत्पादकता के लिए जोतों का छोटा आकार काफी हद तक जिम्मेदार माना जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा चकबंदी जैसे प्रयासों को किया गया और इसमें 3 प्रकार से इसको किया जा सकता है। एक तो ऐच्छिक चकबंदी, सहकारी चकबंदी और कानून द्वारा चकबंदी। कानून द्वारा चकबंदी अनिवार्यतः सरकार के द्वारा कानूनन चकबंदी करने का प्रावधान इसमें रहता है, जबकि सहकारी चकबंदी में आपस में स्वेच्छा से मिलकर कृषक जो हैं वो अपने खेत का एक चक बना लेते हैं और कृषि करते हैं। और साथ ही साथ ऐच्छिक चकबंदी भी जो कृषक इच्छा अपनी रखते हैं कि हमारे छोटे छोटे जो जोत हैं उनको अगर हम मिलजुल कर एक साथ करते हैं तो हमारी कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो इस उद्देश्य से चकबंदी के कार्यक्रम को लागू किया गया और इसका काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिला हमारे देश में। अगला जो है बिंदु वो है सहकारी खेती। सहकारी खेती का तात्पर्य है जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसमें भी यही उद्देश्य है कि हमारे जैसे जो भारत जैसे देश के लिए सहकारी खेती का तरीका और भी ज्यादा लाभदायक हो जाता है, जिसमें कृषक मिलकर अपने अपने जो भूमि है उनके टुकड़ों को मिलाकर एक साथ कार्य करते हैं। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार के प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं, उन्हें कई प्रकार से सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके बाद अगला जो हम देखते हैं प्रयास वो है भूदान आंदोलन। ये हम सभी जानते हैं कि ये आचार्य विनोबा भावे जी के नाम से जुड़ा हुआ है। भूदान आंदोलन जो कि हमारे देश में 1951 से को उन्होंने लागू किया था, भूदान आंदोलन चलाया था, जिसमें कि ऐसे कृषक जिनके के पास काफी अधिक भूमि है वो स्वेच्छा से अपनी भूमि का दान करते हैं और उस भूमि जो अतिरिक्त भूमि रहती है उसे उसका पुनर्वितरण ऐसे श्रमिकों को किया जाता है, ऐसे किसानों को किया जाता है जिनके के पास भूमि नहीं होती, भूमिहीन कृषक जो माने जाते हैं। इसके बाद अंत में हम देखते हैं भू जोतों की सीमा का निर्धारण, अर्थात इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा भूमि की जोतों का निर्धारण, न्यूनतम और अधिकतम जोत का निर्धारण किया जाता है। इसका भी प्रयास यही है कि भूमि का जो संगठनात्मक ढांचा है उसको सुधारा जाए, जिससे कि कृषि का भी उत्पादन बढ़े देश में और साथ ही साथ कृषकों की दशा, उनका जीवन स्तर जो है, उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत में भूमि सुधारों की प्रगति जो है वो धीमी क्यों रही है, उसके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। तो ये देखिए, पहला कारण हम लोग देखते हैं वो है कानूनी रुकावटें। इसका मतलब ये है कि सरकार के द्वारा जो भूमि सुधार संबंधी कानून बनाए गए हैं, जब उनको क्रियान्वित किया गया तो उन्हें न्यायालयों से कई प्रकार की चुनौतियां मिली और उन्हें अवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो इसका तात्पर्य यही है कि जब क्रियान्वित किया जाता है उन्हें, तो कई प्रकार की कानूनन दिक्कतें उनके सामने आती हैं। इसके साथ ही साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति में भी कमी देखी गई है। राजनेता भी जो है वो बड़े बड़े जो भूमि स्वामी है, भूस्वामी है, बड़े बड़े जो कृषक हैं, उनके पक्ष में उनका रुख रहता है और इसी वजह से राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी के कारण भी भूमि सुधार कार्यक्रमों को आशातीत सफलता नहीं मिली है हमारे देश में। इसके अलावा हम देखें प्रशासनिक दोष। इसका मतलब यह है कि जो प्रशासनिक क्षेत्र है जिनका कार्य है कि भू सुधार कार्यक्रमों को लागू करना, वो भी बड़े और जो प्रभावशाली कृषक हैं उनके
पक्ष में उनका रवैया रहता है, जिसकी वजह से क्रियान्वित करने में, भू सुधार कार्यक्रमों को लागू करने में वो विशेष रुचि नहीं दिखाते हैं। अब हम देखते हैं अगले बिंदु को, श्रम संगठनों में कमी। अर्थात ये जो छोटे छोटे कृषक हैं, जो भूमिहीन हैं, इसके अलावा सीमांत कृषक हैं आपके, और साथ ही साथ जो छोटे कृषक हैं, उनमें आपस में संगठन की भी कमी है, और संगठन शक्ति के अभाव में वो अपनी बात को कहने में और साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं उनको लागू करने में, दबाव डालने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि वो बिखरे हुए हैं और उनमें संगठन शक्ति नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी की वजह से वो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाते। इसी तरह से भूमि से संबंधित जानकारी की अपर्याप्तता। इसका मतलब ये है कि आज भी हमारे देश में भूमि से संबंधित नवीनतम रिकॉर्ड की उपलब्धता नहीं है, अर्थात उनकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, जिसकी की वजह से भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करने में कठिनाई का अनुभव होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जो एकीकृत कार्यक्रम हैं उनका भी अभाव है। इसका तात्पर्य ये है कि भूमि सुधार कार्यक्रमों में, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, चकबंदी, सहकारी खेती, इसके अलावा भूमि जोतों का निर्धारण करना, इसके संबंध में जो कार्यक्रम हैं उनमें परस्पर तालमेल का अभाव है। और इसके साथ ही सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनमें भी राज्य सरकारों ने, अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में अलग अलग नियमों का, कानूनों का निर्धारण किया है। तो इनमें जो है तालमेल नहीं रहता है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय नीति जो है वो लागू करने में कठिनाई होती है। और यही बात यहाँ पर भी, ये पॉइंट भी आपका इसी से संबंधित है कि जो राज्य हैं उनमें भूमि सुधार कार्यक्रमों में भिन्नता होने के कारण राष्ट्रीय नीति एक प्रकार की निर्धारित नहीं हो पाती, और इसकी वजह से हमारे देश में भूमि सुधार के संबंध में सरकार के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उनमें हमें आशातीत प्रगति, मतलब जितनी उम्मीद की गई थी उतनी प्रगति देखने को नहीं मिली है। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों की सफलता के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं, जिससे कि भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तेजी के साथ किया जा सके और इसका फायदा कृषि क्षेत्र को भी प्राप्त हो और साथ ही साथ कृषकों को भी उससे फायदा हो सके। तो इसके अंतर्गत हम पहला जो उपाय देख रहे हैं वो है भू राजस्व विभाग में सुधार। अर्थात हम जैसा कि जानते हैं कि जो भी कानून इस संबंध में सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी भू राजस्व विभाग की है। तो इसमें प्रशासनिक कुशलता की आवश्यकता है ताकि जो भी कानून बनाए गए हैं उनको, उनमें प्रशासनिक ढिलाई ना हो और भ्रष्टाचार की भी किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश न रहे। इसी तरह से जो कानूनी विधियां हैं उनका भी सरलीकरण किया जाना आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक जो कृषक वर्ग है वो इसका लाभ जो है वो उठा सकें। इसके साथ ही इस संबंध में जो भी कानून बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई हैं, जो भी नीतिगत परिवर्तन किए जाते हैं, उनकी भी जानकारी का प्रसार किया जाना आवश्यक है, जिससे इनकी सफलता अधिक से अधिक प्राप्त की जा सके। साथ ही भूमि सुधार अदालतें जो हैं उनकी स्थापना विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तौर से किया जाना भी आवश्यक है, जिससे कि किसानों को त्वरित और आसानी से न्याय प्राप्त हो सके। इसके अलावा वित्तीय सहायता ऐसे कृषकों को प्रदान किया जाना चाहिए जिन्हें भूमि के पुनर्वितरण के अंतर्गत भूमि प्राप्त हुई है, ताकि वे अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि खेतीहर श्रमिकों जो श्रमिक हैं उनको एक सुदृढ़ संगठन बनाने की भी आवश्यकता है, ताकि वो अपने अधिकारों की मांग जो है वो प्रभावी ढंग से कर सकें। तो इसके अंतर्गत जो भी सीमांत कृषक हैं, जो खेतीहर कृषक हैं, साथ ही साथ जो कृषक वो हैं आपके खेतीहर मजदूर हैं, उन्हें अपना एक संगठन बनाना चाहिए और उसको फिर अगर वो शक्तिशाली होगा तो वो अपनी बात को प्रभावी तौर से रख सकेंगे और अपने अधिकारों की मांग भी कर सकेंगे। और अंतिम उपाय जो हम देख रहे हैं वो है नवीनतम रिकॉर्ड।
मतलब कि राज्य सरकारों को इस दिशा में आगे आने की आवश्यकता है कि वो अपने अपने राज्य में भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड हैं वो पर्याप्त मात्रा में जो है वो एकत्रित करने के संबंध में कार्यवाही करें, ताकि भूमि सुधार कार्यक्रमों का जो फायदा है वो कृषक वर्ग को मिल सके, और साथ ही साथ साख संबंधी भी जो वित्तीय सहायता वगैरह जो उपलब्ध कराया जाता है उसके कारण भी जो है उन्हें कोई तकलीफ न उठानी पड़े। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने भूमि सुधार के विषय में पढ़ा, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और जो मेरे लेक्चर के लिए सुनने के लिए धन्यवाद।